हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज़ का हमारा 9वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन प्रश्नों को लिया है। यदि आपने व्यापम के पेपर दिए हैं तो आप स्वयं समझ जाओगे यह प्रश्न आपके काम के हैं या नहीं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कांच मंदिर जो केवल कांच और दर्पणों से बना है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यहाँ पर राज्य लिखा है, यहाँ पर शहर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर में कांच मंदिर है। देखिए, कांच मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है। 1903 में बना था। कब बना था? 1903 में बना था। किसने बनाया था? तो सेठ हुकुमचंद जैन के द्वारा बनाया गया था। तो कांच मंदिर कहाँ पर है? इंदौर में है। कब बना था? 1930 में बना था। और किसने बनाया था? तो सेठ हुकुमचंद जैन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कांच मंदिर कहाँ है? इंदौर में है। अगला प्रश्न है, पुरी में वार्षिक रथ यात्रा द्वारा किस देवता को सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, पुरी कहाँ आता है? तो पुरी हमारे उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है पुरी। और पुरी में एक वार्षिक रथ यात्रा निकलती है, तो किस देवता के सम्मान में निकलती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना गया है। तो देखिए, भारत की एकमात्र ऐसी मस्जिद जिसमें उर्दू और संस्कृत लिपि रखी गई है। तो ऐसी एकमात्र मस्जिद जिसमें उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना गया है जो मस्जिद को, तो उस मस्जिद का नाम क्या है? जामा मस्जिद है। और वह जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो वह जामा मस्जिद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक ऐसी जामा मस्जिद है पूरे भारत में जहां पर उर्दू और संस्कृत लिपि दोनों को रखा गया है। ठीक है, वहां पर दोनों लिपि रखने वाली कौन सी मस्जिद है? बुरहानपुर की जामा मस्जिद है। तो आपको यह ध्यान रखना है, उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र जामा मस्जिद कौन सी है? तो बुरहानपुर की जामा मस्जिद है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाश्वत भारतीय उपन्यास देवदास निम्न द्वारा लिखा गया था। तो देखो, उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवदास नाम का उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा उपन्यास? देवदास उपन्यास। तो देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था? 1917 में लिखा गया था। सन नहीं भी याद हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, कौन सी पुस्तक? विंग्स ऑफ फायर में पृष्ठभूमि पर दी गई आवाज का नाम बताएं। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर का जो ऑडियो है उसमें किसकी आवाज है आपको बताना है। व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर में किसकी आवाज है? तो आपको बताना है गिरीश कर्नाड की आवाज है। किसकी आवाज है? गिरीश कर्नाड की आवाज है। किसमें? विंग्स ऑफ फायर के ऑडियो में। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के ऑडियो में यदि आपसे पूछा जाए किसकी आवाज है तो आपको बताना है गिरीश कर्नाड की आवाज है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2014 में पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता के साथ नोबल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता होने वाले भारतीय का नाम बताया। तो देखिए, 2014 में भारत में किसी न किसी को नोबल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो भारत के कौन से व्यक्ति थे? तो इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम था इनका? कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति का नोबल पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? शांति का नोबल पुरस्कार 2014 में किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। ठीक है, तो ये किसके साथ में मिला था? तो पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या नाम था? मलाला यूसुफजई। उनके साथ में 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को क्या मिला था? शांति का नोबल पुरस्कार मिला था। तो आपको ध्यान रखना है, इनको नोबल पुरस्कार क्यों दिया, इन्होंने ऐसा क्या करा? तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने?
बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा। इसके लिए इनको मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, दिया गया है चार्ल्स कोरिया को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा किसको दिया है? चार्ल्स कोरिया जी को दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माधव संगीत स्कूल। माधव संगीत स्कूल कब बना था मध्य प्रदेश में? 1918 में बना था। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, विष्णु नारायण भातखंडे। किसके द्वारा बनवाया गया था? विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा माधव संगीत स्कूल 1918 में मध्य प्रदेश में बनाया गया था। कौन सा स्कूल? माधव संगीत स्कूल 1918 में मध्य प्रदेश में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो विष्णु नारायण भातखंडे। क्या नाम है? विष्णु नारायण भातखंडे। तो आपको एक बार बोल के देखना है, तभी आपको ये याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए और हिंदी एवं मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए? तो देखिए, भूतपूर्व मध्य प्रदेश मतलब फिलहाल में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, तो बिलासपुर में पैदा हुए और हिंदी एवं मराठी रंगमंच के एक मिसाल बन गए। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है सत्यदेव जी दुबे। इनका नाम क्या है? सत्यदेव दुबे। तो सत्यदेव दुबे क्या थे? तो ये हिंदी और मराठी रंगमंच के एक मिसाल थे। आपको ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? सत्यदेव दुबे। यह प्रश्न मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये व्यापम की एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुकेतु मेहता द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक मैक्सिमम सिटी किस भारतीय शहर पर आधारित थी? तो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम सिटी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो सुकेतु मेहता। किसने लिखी है? सुकेतु मेहता। किसने लिखी है? सुकेतु मेहता द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मैक्सिमम सिटी। आपको ध्यान रखना है, व्यापम अपने प्रश्नों को उल्टा भी कर देता है, ठीक है, प्रश्नों में से भी प्रश्न बना देता है। तो सुकेतु मेहता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैक्सिमम सिटी। तो मैक्सिमम सिटी किसको कहा गया है इनकी बुक में? तो कहा गया है मुंबई को। किसको कहा गया है? मुंबई को मैक्सिमम सिटी कहा गया है। किसकी पुस्तक में? सुकेतु मेहता जी की पुस्तक में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो देखिए, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता में दिया जाता है। व्यापम का प्रिय क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहता है। तो रामनाथ गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां कहां पे बस गए? तो देखिए, पद्म विभूषण मिला है उस्ताद अलाउद्दीन खां को, तो ये कहां बस गए थे? तो ये मेहर में बस गए थे। कहां बस गए थे? मेहर में बस गए थे। अब आपको एक चीज बताना है कि मेहर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हो और आपको इस बार 4000 भर्तियों में से एक भर्ती लेना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको पता होगा मेहर किस जिले में आता है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं मेहर किस जिले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना? तो यह 1925 में बना। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। और यह कब बना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केबी हेडगेवार। कौन थे? केबी हेडगेवार। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? केबी हेडगेवार। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम बताएं जिन्होंने भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट। आपको ध्यान रखना, नाम भी याद रखना, एक बार बोल के देख लो, द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट के आंतरिक भाग की डिजाइन की है। तो एक ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, उसका नाम है द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट। तो इसका जो अंदर का डिजाइन करा है, ठीक है, अंदर का डिजाइन किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है, मोनिका खन्ना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मोनिका
खन्ना के द्वारा किया गया है। और व्यापम का प्रश्न है, व्यापम में रिपीट होते रह रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट नाम की ट्रेन है, जो लग्जरी ट्रेन है, इसके अंदर का डिजाइन किसने किया है? तो मोनिका खन्ना द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मोनिका खन्ना द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोकरंजन नामक राष्ट्रीय त्योहार आयोजित होता है, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो देखिए, लोकरंजन राष्ट्रीय त्योहार, लोकरंजन राष्ट्रीय त्योहार, आपको ध्यान रखना है, लोकरंजन राष्ट्रीय त्योहार कहां पर होता है? तो खजुराहो में होता है। कहां होता है ये? खजुराहो में होता है। फिर से एक बार ध्यान रखना, लोकरंजन राष्ट्रीय त्योहार कहां पर होता है? खजुराहो में होता है। तो यह किससे संबंधित है, किसके साथ इसका संबंध है, आपको बताना है। तो इसका संबंध है लोक नृत्य और कला। किसके साथ संबंध है? लोक नृत्य और कला। तो जो खजुराहो में नृत्य समारोह होता है उसका नाम क्या है? लोकरंजन। और वह किससे संबंधित है? तो लोक नृत्य और कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भरम, सेतम, सेला, अहिराई, क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भरम, सेतम, सेला और अहिराई, कौन सा? अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैलियां है? तो ये किसके नृत्य है? कौन कौन से? भरम, सेतम, सेला और अहिराई किसके नृत्य है? तो ये भारिया जनजाति के नृत्य। किसके नृत्य है? भारिया जनजाति के नृत्य है। कौन कौन से नृत्य है? एक बार आपको स्वयं से बोल के देखना है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मैंने आपको शायद यह प्रश्न पहले भी बता चुका हूं कि विष्णु श्रीधर वाकणकर किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, व्यापम का प्री क्वेश्चन है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर यह पुरातत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरातत्व से संबंधित है। इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? भीमबेटका की खोज की थी 1957 में। कब की थी? 1957 में की थी। अगला प्रश्न है, 1897 में बिरसा आंदोलन के समर्थकों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग का झंडा लहराया था? तो बिरसा आंदोलन कब हुआ था? 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। तो 1897 में बिरसा आंदोलन के समर्थकों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग का झंडा लहराया था? तो इसका सही उत्तर है सफेद रंग का। तो आपको ध्यान रखना है कि बिरसा आंदोलन के जो समर्थक थे उनका झंडा कौन से कलर का था? सफेद कलर का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लकड़ी के प्लेटों से जुड़े धातु के छोटे छोटे जिंगलर युक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है? तो देखिए, लकड़ी के प्लेटों से जुड़े धातु के छोटे छोटे जिंगलर, ठीक है, से युक्त एक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये इसका नाम है खरताल। ठीक है, ये तो मैंने भी नहीं देखा है, तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, व्यापम द्वारा पूछा गया है। तो ऐसा जो आपको दिखाई दे कि लकड़ी के प्लेट भी है और उसमें धातु के छोटे छोटे जिंगलर है, ठीक है, जो खनखनाहट पैदा करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? खरताल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस संगीत यंत्र को खरताल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज डॉक्यूमेंट आयोजित करता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज रखता है? ठीक है, तो इस संगठन का नाम है लोक कला परिषद। इस संगठन का नाम क्या है? लोक कला परिषद। तो आपको ध्यान रखना है, इस संगठन का नाम क्या है? लोक कला परिषद। लोक कला परिषद क्या करता है? तो जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज आयोजित करता है। कौन? लोक कला परिषद। अब इसके बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। कब की गई थी? लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, लोक कला परिषद कब बना? 1980 में बना है। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो देखिए, खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव होता है, इसमें कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो मटकी नाम का नृत्य नहीं किया जाता है खजुराहो नृत्य समारोह में। तो देखो, कथक होता है, ओडिसी होता है, कुचिपुड़ी होता है, लेकिन खजुराहो में नृत्य समारोह होता है, इसके अंदर मटकी नामक नृत्य नहीं किया जाता है। मटकी कहाँ का नृत्य है? आपको कमेंट करके बताना है।
आपको बताना है मटकी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का एक नृत्य है, तो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में रिपीट होगा और होना ही चाहिए क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और पूछने लायक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। और कब से मना रहे यह भी पूछ सकता है, कब से मना रहे, तो 2018 से मना रहे। कब से मना रहे, 2018 से 14 अगस्त के दिन शहीद सम्मान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, शहीद सम्मान दिवस 2018 से 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ, कौन सा, शोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, शोषित वर्ग संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी। कब की गई थी, 1930 में शोषित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी मिला है, बिल्कुल मिला है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। और यदि पेपर में पूछा जाए कि शोषित वर्ग संघ की स्थापना किसने करी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। और कब की गई, तो 1930 में की गई थी। व्यापम का प्रश्न है, पूछा गया है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया। देखिए एक भारतीय समाचार पत्र था जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया। तो उस अखबार का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, उस अखबार का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। तो 1886 में, कब, 1886 में ऐसा हुआ था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया था, ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके जमाने में आया था, कौन उस समय वायसराय था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप निम्न के द्वारा विलग किए जाते हैं। तो निम्न के द्वारा कौन अलग होता है, तो उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप किसके द्वारा अलग होता है, तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। सिंपल प्रश्न है, सभी को पता होता है। अगला प्रश्न है, मुंबई में सबसे बड़ा भूमि धारण लैंड होल्डिंग किस कॉर्पोरेट हाउस के पास है। देखिए कितना भयानक प्रश्न है, यह एग्जाम में व्यापम के द्वारा पूछा गया था, आगे रिपीट होने के इसके चांस है। और यदि रिपीट होता है तो बहुत से लोग इसमें तुक्का ही लगाएंगे। तो आपको यदि वीडियो में यह प्रश्न देखने को मिल रहा है तो आपको इसको अभी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आपको गलत नहीं करना है। यदि इसको गलत कर रहे हो तो फिर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, इसको बंद करो। क्योंकि वीडियो आप जब भी देख रहे हो तो अपना पूरा दिमाग और अपनी पूरी जो सोचने की क्षमता है वो यहीं लगा देना, और जो प्रश्न बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठा के याद कर लेना। कभी भी जीवन में दिखे तो इसको गलत नहीं करना है। मुंबई में सबसे बड़ा भूमि धारण किस कॉर्पोरेट हाउस के पास है, तो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग किसके पास है मुंबई में, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है। किसके पास है, गोदरेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है, ठीक है। सबसे बड़ा भूमि धारण किसके पास है, गोदरेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है। अगला प्रश्न है, 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुगमन करने के लिए सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले व्यक्ति कौन चुने गए थे 1940 में। आपको ध्यान रखना है, इतनी बड़ी लाइन आपको नहीं याद रखना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1940 में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है इनका, आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, और इनके लिए पहले व्यक्ति किसको चुना गया था, तो आचार्य विनोबा भावे जी को चुना गया था। तो आपको एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान रखना है कि आचार्य जो विनोबा भावे, इनका मूल नाम है विनायक नरहरि भावे।
आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे। और इनको क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। तो आचार्य विनोबा भावे को क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। किसको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे जी को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पहले वीडियो छोड़ के गया है उससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके जाना है, जो कि आपको मेरिट तक लेके जाएगा। ठीक है, इस बार मेरिट आपकी कहां जाने वाली है आप स्वयं देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कहां तक आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट में आपको आना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो भारत का राष्ट्रीय अध्यापक किसे कहा जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे जी को कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, इनका एक और नाम है, इनको और कुछ कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी विनोबा भावे को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है? विनोबा भावे जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? तो देखिए मध्य प्रदेश शासन ने आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की थी? तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश ने आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1987 में कर दी थी। कब की थी? 1987 में की थी। ठीक है, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कब बना? 1987 में बना। आपको इसको याद रखना है, आपदा प्रबंधन संस्थान 1987। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यदि एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसका गलत उत्तर नहीं लगाना है। एकदम ध्रुपद समारोह आए तो बिना ऑप्शन के आपको क्या लगाना है? भोपाल लगाना है। क्या लगाना है? भोपाल लगाना है। ऑप्शन नहीं भी दिख रहे तो आपको क्या लगाना है? भोपाल लगाना है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां होता है? तो भोपाल में होता है। और कब से हो रहा है? तो 1981 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 1981 से हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्रुपद समारोह कहां होता है? भोपाल में हो रहा है। और कब से हो रहा है? 1981 से प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। देखिए यह प्रश्न रिपीट हुआ है और आपको ध्यान रखना है कि व्यापम का यह प्रश्न जब एक बार रिपीट हुआ है तो अगली बार भी रिपीट हो सकता है। तो रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को इन्होंने निर्मित किया है। ठीक है, किसने? यूनेस्को ने, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए। अगला प्रश्न है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताएं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा मध्य प्रदेश पुलिस के। ठीक है, तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताएं। तो भारत का ऐसा पहला जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर जारी कर दिया। ठीक है, ऐसे वन्य जीव रिजर्व का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क ने अपना क्या करा? एक अपना शुभंकर जारी किया। क्या जारी किया? शुभंकर जारी किया। ठीक है, किसने? कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली नेशनल पार्क ने। और उस शुभंकर का नाम क्या है? तो भूर सिंह बारासिंगा। क्या नाम है? भूर सिंह बारासिंगा। क्या नाम है? भूर सिंह बारासिंगा नाम का शुभंकर कहां पर है? तो आपको कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। और कान्हा किसली नेशनल पार्क कहां आता है? तो मंडला जिले में आता है। कहां आता है? मंडला जिले में आता है। और आपको सबसे अलग एक प्रश्न में बता रहा हूं कि सुपर्ण नदी, कौन सी नदी? सुपर्ण नदी। ठीक है, सुपर्ण नदी, कौन सी नदी? सुपर्ण नदी भी कान्हा किसली नेशनल पार्क में है। ठीक है, आपको यह प्रश्न याद रखना है, यदि आपको एग्जाम में यह प्रश्न दिखता है तो यही आपको सबसे अलग करेगा। ठीक है, सबसे अलग करने का मतलब है कि आपको मेरिट तक लेकर जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको इस बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आप सोचोगे कि आते कहां से। ठीक है, यह एक उसका हिस्सा था सुपर्ण नदी। ठीक है, तो सुपर्ण नदी आपको ध्यान रखना है कौन से नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी? तो एक कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात कर रहे हैं
तो मौलिक अधिकारों को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, प्रस्ताव मौलिक अधिकार का रखा गया था। तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रखा गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की एग्जाम में पूछा गया, भारत के लेवल की जो रेलवे एसएससी होती है उनकी एग्जाम में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? कराची में हुआ था। कहां हुआ था? कराची में हुआ था। तो वहां पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कराची अधिवेशन में रखा गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है यह बहाई धर्म से संबंधित है। दिल्ली में एक कमल मंदिर आपको देखने को मिलेगा, लोटस टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, तो यह बहाई धर्म वालों का है। किसका है? ये बहाई धर्म वालों का है। और यह प्रश्न व्यापम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो लोटस टेम्पल या कमल मंदिर कौन से धर्म वालों का है? बहाई धर्म वालों का है। 1986 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1986 में बनाया गया है। सन नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित होते हो? यह बहाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म कहां पर खोजा गया है? 2017 में। तो यह चित्रकूट में खोजा गया है। सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म कहां खोजा गया है? चित्रकूट में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विगत जेल प्रहरी की एग्जाम मध्य प्रदेश में हुई थी, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो दीप से दीप जले के रचयिता माखन दादा चतुर्वेदी है। कौन है? माखन दादा चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी जी दीप से दीप जले के रचयिता है। तो आपको ध्यान रखना है माखन लाल चतुर्वेदी को और क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? दीप से दीप जले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को। किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। ठीक है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया या भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन को। किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन को। आपको बोलना है ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह सबको मालूम होता है, सिंपल सा प्रश्न है। बेरन द्वीप, कौन सा द्वीप? बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। सबको यह प्रश्न पता होना चाहिए। ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक प्रश्न है, सबको आना चाहिए। यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो भैया तैयारी और मेहनत से करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, सभी को यह प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में चार मीनार है? तो देखिए चार मीनार की यदि बात करें तो यह हैदराबाद में। कहां पर है चार मीनार? हैदराबाद में। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहां है? आपको कमेंट करके बताना है। और कुतुब मीनार को किसने बनाया? आपको वो भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कुतुब मीनार कहां पर है? आपको कमेंट करके बताना है। चार मीनार कहां पर है? मैंने बता दिया हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। अब बात आती है चार मीनार को किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था। चार मीनार को किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उद्यम नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। तो मतलब बाणसागर जो परियोजना है, अब बाणसागर परियोजना है तो कौन सी नदी पे होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। कौन सा परियोजना? बाणसागर परियोजना। तो इसमें कौन कौन से राज्यों ने पैसा लगाया है? और ऑप्शन में आपको चार राज्य दिए, तो कौन से राज्य ने पैसा नहीं लगाया, इसमें सहयोग कौन से राज्य ने नहीं किया है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो बाणसागर परियोजना बनी हुई है, ठीक है, शहडोल जिले के देवलोन में बनी। कहां बनी है? शहडोल जिले के देवलोन में बनी है। तो मध्य प्रदेश तो इसमें पैसा लगाया ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने भी इसमें पैसा लगाया है। ठीक है, उसके साथ में बिहार ने भी इसके अंदर पैसा लगाया। तो छत्तीसगढ़ ने इसके अंदर पैसा नहीं लगाया। आपको भावनाओं में बह के लगाना नहीं है कि छत्तीसगढ़ हमारा
पड़ोसी राज्य है तो इसमें पैसा लगा देगा। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा बाणसागर परियोजना में कोई पैसा नहीं लगाया गया है, इसलिए इसका कुछ भी प्रॉफिट, हम कुछ भी लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, जो इसका लाभ है, वो किस में बंटता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो हमारी जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और खत्म कहां होती है? तो पटना के पास दीनापुर पहाड़ी में। कहां पे? पटना के पास दीनापुर पहाड़ी के पास ये गंगा नदी में खत्म होती है। कहां पर खत्म होती है? पटना के पास दीनापुर पहाड़ी के पास गंगा नदी में सोन नदी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो हावड़ा ब्रिज आपको बताना है हुगली नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर बनाया गया है। अब इसका आपको पुराना नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो रविंद्र सेतु इसका पुराना नाम था। तो हावड़ा ब्रिज का पुराना नाम क्या था? रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु पुराना नाम था। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, तो भाई इसको 2015 में स्टार्ट किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया? 2015 में आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो कौन सी सिंचाई प्रणाली है जिस पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ऐसी सिंचाई प्रणाली का नाम है कुंडालिया सिंचाई परियोजना। कौन सी? कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो ये कहाँ है? तो ये हमारे राजगढ़ में है। कहाँ है? राजगढ़ में है। 2015 में निर्मित की गई है। कब की गई है? 2015 में निर्मित की गई है कुंडालिया सिंचाई परियोजना। कहाँ पर है? राजगढ़ में है। ठीक है, यही प्रश्न आपको औरों से अलग बनाएगा। ठीक है, तो कुंडालिया सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? राजगढ़ में है। 2015 में बनाई गई है। और प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो आपको बताना है कुंडालिया सिंचाई परियोजना राजगढ़ 2015। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कहां हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में केरल में हुआ था। कहां हुआ था? 1957 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और 1984 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1984 में इसकी स्थापना की गई है। आपको सन इसका याद रखना है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1984 में कहां बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर है? तो माजुली असम में। आप सभी को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। माजुली कहाँ है? असम में है। और कौन सी नदी पे बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कहां पर है? असम में है। और कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच चलेगी? तो देखिए, हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है मुंबई और किसके बीच चलेगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ध्रुपद कलाकार का नाम क्या है जिनको 2012 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था? तो देखिए, यह प्रश्न जो है ये 2019 की एग्जाम में पूछा गया था। और 2012 में जिनको पद्मश्री मिला था उनके बारे में 2019 में पूछता है। ठीक है, तो ये व्यापा में ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है गुंदेचा बंधुओं। तो गुंदेचा बंधु ध्रुपद कलाकार है जिनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। बड़ा कठिन प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर मेरे को नहीं मालूम है। कई बार आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं इसका प्रश्न, इसीलिए इस वीडियो में मेरे को इसका उत्तर नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दो, नहीं बताना हो तो मत बताओ। ठीक है, तो आपको भी इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यह प्रश्न आपको आप पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया और आपने भी इसको याद कर लिया होगा। ठीक है, तो होशंगाबाद में कौन सी कंपनी है जो
बैंक नोट के कागज बनाती है और सुरक्षा पत्र बनाती है, तो हमको नहीं मालूम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाच खंड खदान से संबंधित है? तो देखिए मलाच खंड कहाँ आता है, तो ये बालाघाट में आता है। कहाँ आता है मलाच खंड? बालाघाट में आता है। और मलाच खंड से क्या निकाल रहे हैं? तो मलाच खंड से तांबा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तांबा निकाल रहे हैं। मलाच खंड से कौन सा खनिज निकाल रहे हैं? तांबा निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो देखिए तीसरे मुख्यमंत्री पूछ लिया है। ठीक है, यह प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेम टू सेम यही प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऑप्शन भी नहीं बदले हैं। ठीक है, तो तीसरे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कैलाशनाथ काटजू थे। कौन थे? कैलाशनाथ काटजू थे। और पहले कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और दूसरे कौन थे? भगवत राव मंडलोई थे। और तीसरे कौन है? कैलाशनाथ काटजू थे। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा आपको कि वीडियो देखने से आपका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अंत तक वीडियो देखा है और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर सीखने को मिला है और लगता है आगे भी आपको कुछ ना कुछ चैनल से अच्छा मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।